नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है तारीख 30 सितंबर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 सितंबर की महत्वपूर्ण न्यूज़ एवं एडिटोरियल्स को, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली आज हम 3 से 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला और विस्तृत चर्चा जो हमारा होगा वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के होगा। आप जानते हैं 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का कार्यक्रम शुरू किया गया था। आज उसका 10 साल पूरा हो गया है 2024 में। तो हमने क्या कुछ प्राप्त किया है, हमारे सामने क्या लक्ष्य हैं और क्या चुनौतियां हैं, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको एक लेख मिलेगा विवेक देवराय जी का, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है, उनका यहाँ पे एक लेख है, उसकी हम भी चर्चा करेंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा हमारा फूड सिक्योरिटी को लेकर के होगा। तीसरा है पीएम सूर्य घर योजना जो चल रहा है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। चौथा टॉपिक होगा हमारा यूएन सिक्योरिटी में लेकर जो भारत के हित हैं और यूएन खुद की प्रासंगिकता के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक टॉपिक है इसमें इंडो पैसिफिक में जो सिक्योरिटी कंसर्न है, उस पर भारत आगे क्या कुछ करने जा रहा है, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस तरह से 4 से 5 टॉपिक लगभग हमारा हो रहा है, जिसमें हम पहला टॉपिक है हमारा वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के। आप जानते हैं 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का कार्यक्रम शुरू किया गया था। बहुत सारे लक्ष्य हमने निर्धारित किए थे कि जैसे विनिर्माण क्षेत्र में जो हमारा विकास दर है 12 से 14% प्रतिवर्ष करते हुए 2022 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का जो योगदान है 25% तक करना था और 10 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां सृजित करनी थी। अब इन लक्ष्य को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा कि ये 2030 से ये पहले पूरा होगा। ठीक है, कोविड महामारी के दौरान भी कई सारी समस्याएं आई और उसमें एक बार कहा गया था कि चाइना छोड़ने वाली जो कंपनियां हैं वो भारत आएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है, सरकार निरंतर कोशिश कर रही है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धी और गतिशील वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है और काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। इसमें आप कोविड के समय में जो भारतीय कंपनियों का जो एक तरह से विकास रहा और जिस तरह से इनका विस्तार हुआ, इसको आप एक यहाँ पे एक चर्चा कर सकते हैं। तो 2014 से 23 के बीच में विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश काफ़ी बढ़ा। विनिर्माण क्षेत्र में हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश काफ़ी बढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा परंपरागत रूप से जो है भारत को खिलौना का आयातक माना जाता रहा था, लेकिन अब भारत क्या है, निर्यातक बन गया है। और 2013 के समान अवधि के रूप में यदि देखें तो इसमें लगभग 636% की वृद्धि हुई है। कितना की वृद्धि हुई है? 636% लगभग इसमें वृद्धि हुई है। ठीक है, इसी तरह से मोबाइल उत्पादन लगभग हमारा 19 से 20 हज़ार करोड़ रुपया के आसपास था, जो अब बढ़कर हो गया है 4,10,000 करोड़ रुपया। इसके अलावा एरोस्पेस, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अन्य क्षेत्र में भी हमारी प्रगति काफ़ी अच्छी हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हमारा 2014 में रैंक था 134 था हमारा रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, वो 2023 में हो गया था 63 हो गया था। हालांकि अब ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करना बंद कर दिया है। प्रतिस्पर्धा जो रिपोर्ट इंडेक्स है, इसमें हमारा अभी रैंक है 43, 2014 में 60 था। ठीक है, इसके अलावा यदि देखें तो विनिर्माण क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया गया है कितना, 448 अरब डॉलर तक। तो हमारा निर्यात भी 448 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इन सब के बावजूद यदि देखें तो कुछ हालिया घटनाएं हुई हैं जो हमारे लिए चिंता का विषय है। जैसे जनरल मोटर्स, मैन ट्रक्स, यूनाइटेड मोटर्स, फिएट, ये सब जो कंपनियां हैं भारतीय बाजार से निकलने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट कहती है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का कि इन निकासियों के चलते लगभग 65,000 नौकरियां चली गई। एक कंपनी के बंद होने से हजारों श्रमिकों का विस्थापन होता है। तो हम चीन से तुलना करना पसंद करते हैं, उसकी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा लगभग 34% है। भारत की तुलना में जीडीपी में विनिर्माण का बड़ा हिस्सा रखने वाले अन्य शायद देश जैसे दक्षिण कोरिया आप देख लीजिए 26% है। चाइना का कितना है? 34% है। दक्षिण कोरिया 26%, जापान 21% के आसपास मिल जाएगा, थाईलैंड 27%, सिंगापुर, मलेशिया 21%, इंडोनेशिया, फिलीपींस 19% के आसपास। चीन खुद जो है दुनिया का कारखाना के रूप में स्थापित कर चुका है और वैश्विक विनिर्माण में उसका हिस्सा लगभग 22.4% है। जबकि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद हमारा वैश्विक विनिर्माण में मुश्किल से हमारा कितना प्रतिशत है, 2.9 है या 3% के लगभग आप योगदान दे रहे हैं। तो देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाइना का जो योगदान है वर्ल्ड वाइज कितना है, 22.4% है, हमारा मात्र 3% है। तो चीन से आयात छोटे उद्यमों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। जो चीन से छोटे छोटे आयात होते हैं, चीन से जो आयात होते हैं उससे छोटे उद्यमों को एक नुकसान पहुंचता है, क्योंकि सस्ते चीनी सामान के कारण घरेलू कंपनियों के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखना थोड़ा उनके लिए एक चैलेंजिंग हो जाता है। तो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार कई आयातित उत्पाद स्थानीय एमएसएमई द्वारा बनाए जाते हैं और कम लागत वाले चीनी उत्पादों तक आसान पहुंच के कारण उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए चीन के 96% छाते, 92% कृत्रिम फूल और मानव बालों से बनी वस्तुओं की आपूर्ति होती है। अब देखिए, उदाहरण के लिए जैसे कहा जा रहा है कि चीन भारत के जो 96% छाता है, भारत में जो 96% छाता है वो आपको चाइना से आयातित दिखेगा। 92% जो कृत्रिम फूल है या मानव बालों से बनी वस्तुएं सब चाइना से आता है। चीनी आयात ने कांच के सामान में 60%, सिरामिक उत्पाद में 51%, संगीत वाद्य यंत्र में 52%। इस तरह से यदि देखें फर्नीचर, बिस्तर, लैंप,
औजार, कटलरी, इन सारी क्षेत्रों में जितने भी आयातित सामान आपको हैं वो चाइना से दिखते हैं। इवन चमड़ा की वस्तुओं में 54% तक कब्जा कर रखा है चाइनीज सामान के कारण। तो सरकार द्वारा खिलौना पर सीमा शुल्क 20% से बढ़ाकर 70% करने के बावजूद भारतीय खिलौना बाजार में चीन का जो हिस्सेदारी है वो 35% के बराबर है। अभी 35% अभी भी हिस्सा है, जबकि सीमा शुल्क को काफी बढ़ा दिया गया और 20% से करके इसको 70% कर दिया गया था। तो हाल में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अभी वांछित नतीजे नहीं मिल सके हैं। पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप की संख्या 350 से लगभग 1.5 लाख हो गई है, पर आज भी 80% स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। हमें शिक्षा, प्रशिक्षण और आजीवन सीखने के कार्यक्रम के माध्यम से कार्यबल के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना होगा, जो उद्योग की जरूरत और मांगों से मेल खा सके। तो भारत में एमएसएमई क्षेत्र में विनिर्माण एमएसएमई का जो क्षेत्र है उसमें विनिर्माण उत्पादन में 45% से अधिक का योगदान है। तो एमएसएमई का जो है विनिर्माण में 45% से अधिक का योगदान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एमएसएमई को अधिक कनेक्टिविटी कर सकता है। निर्यात बढ़ाने के लिए पीएलआई योजना को एमएसएमई और उभरते उद्योगों तक बढ़ाया जाना चाहिए। भारत भविष्य में खुद को अलग वैश्विक कारखाना बना सकता है, बशर्ते बोझिल नियमों से विनिर्माण क्षेत्र को मुक्ति दिया जाए। सरकार को यह समझने की जरूरत है कि संसद के माध्यम से कोई विधेयक पारित करना, निवेशक सम्मेलन आयोजित करना आदि औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। कहा जा रहा है कि संसद से विधेयक पारित कर देना या निवेशक सम्मेलन आयोजित करना पर्याप्त नहीं होगा औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे पीएलआई योजना को एमएसएमई और उभरते उद्योगों तक बढ़ाया जाना चाहिए, ऐसा कुछ सजेशन भी दिया जा रहा है। देखो एमएसएमई पे तो बहुत सारा वर्क करने की जरूरत है। अभी हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई का योगदान है मात्र 45% है, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का ही हमने यहाँ पे बहुत सारा डाटा यहाँ पे देखा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें सीखने को मिली है। अब इसी से जुड़ा हुआ जो मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र है उससे संबंधित जो अन्य आर्टिकल है उस पर भी हम साथ में ही चर्चा करते जाते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्रम सुधार से बढ़ेगी मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार। हमने वहाँ पे कुछ सजेशन देखे थे। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार को और भारत में कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके ऊपर यहाँ पे एक चर्चा है। तो मेक इन इंडिया पहल से भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई जान आई थी, और 10 वर्ष पहले भी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सेदारी 17% थी, और आज भी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का जो एक हिस्सेदारी है वो 17% ही है। लेकिन इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा कि मेक इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा नहीं मिला। आपके सही तस्वीर जानने के लिए 2014 के पहले के आंकड़े पर गौर करना होगा। जैसा कहा जा रहा है कि 2002 से 14 के बीच में मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े गिर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं भारत में बनने के बजाय बाहर से आयातित हो रहे थे। तो बाहर से आ रही चीज़ें इतनी सस्ती थी कि उनका यहाँ निर्माण करना आर्थिक तौर पर फायदेमंद नहीं था। यही वह दौर है जब बहुत से कारोबारियों ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद करके दूसरे देश में जाकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। यहाँ तक कि भारत के ही बहुत से उद्यमियों ने अपनी यूनिट भारत में बनकर बांग्लादेश में लगाई। अब बांग्लादेश ने कपड़ा के निर्यात में भारत को पीछे छोड़ दिया। तो उस समय भारत का दूसरे देशों से जो व्यापार समझौता था वह एक तरफा था, जैसे थाईलैंड, आसियान के साथ। तो इस समझौते से फायदा सिर्फ दूसरे देश को हुआ और व्यापार संतुलन भारत के खिलाफ हुआ। इससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रही थी। इस स्थिति को बदलने के लिए 2014 में मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया। अगर मेक इन इंडिया ना होता तो मैन्युफैक्चरिंग का यह आंकड़ा जो भी 17% पर दिखा है वो 10 से 12% पर आ जाता। तो मैन्युफैक्चरिंग से क्षेत्र को मेक इन इंडिया से कैसे फायदा हुआ है इसे देखना एक और तरीका है कि जैसे 2014 में भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सेदारी 17% था। उस समय हमारी जीडीपी का आकार 2 लाख करोड़ डॉलर था। आज इसका 17%, आज भी 17% है, और वो कितना हो जाएगा, 35 अरब डॉलर। तो इस तरह से देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जो 2 लाख डॉलर का था, 2 लाख करोड़ डॉलर का, अब हमारा कितना हो गया, 35 अरब डॉलर का हो गया है। तो आज हमारा जीडीपी का आकार 3.2 लाख करोड़ डॉलर है, ठीक है। सॉरी, ये कहा जा रहा है कि जो हमारा उस समय भी 17% योगदान था, अभी भी 17% योगदान है। तो उस समय जो जीडीपी था हमारा 2 लाख करोड़ डॉलर था, आज हमारा 3 लाख करोड़ डॉलर हो गया है जीडीपी। तो इस हिसाब से हमारा जो आंकड़ा है 17% के हिसाब से करेंगे तो हमारा जो 17% है वो हमारा 35 अरब डॉलर के बराबर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग का, ठीक है, 35 अरब डॉलर। तो इसका 17% हुआ करीब, सॉरी ये यहाँ पे जो डाटा है, ठीक है, अच्छा 2 लाख करोड़ डॉलर था तो उसका 17% करेंगे तो 17 लगभग या 35 अरब डॉलर का हो जाएगा। उसी तरह से 3.2 लाख करोड़ डॉलर था, यदि हम उसका 17% अभी करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50 अरब डॉलर। तो जो हमारा यात्रा है 35 अरब डॉलर से मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का 35 से हो गया 50 अरब डॉलर तक, ठीक है। तो ऐसे में मेक इन इंडिया ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की गिरावट को न सिर्फ रोका है बल्कि मैन्युफैक्चरिंग बेस का विस्तार किया है। मेक इन इंडिया की सफलता का आकलन आप ऐसे कर सकते हैं कि आज से 10 वर्ष पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत में आईफोन बन सकता है। एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के लिए यह सोचना भी मुश्किल था कि वह भारत में आईफोन बनाए। यह सोच आई है सिर्फ मेक इन इंडिया की वजह से। तो मेक इन इंडिया के बाद प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव आया। इसमें उत्पाद के हिसाब से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसे किसी उत्पाद की इंडस्ट्री को छूट देने की जरूरत है तो उसे छूट दी जा रही है। तो इसी तरह अगर किसी भी को फैक्ट्री लगाने में लगने वाले पूंजी में मदद की जरूरत है तो इसमें भी सरकार मदद कर रही है। जैसे सेमीकंडक्टर के लिए किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस और टेक्सटाइल के लिए किया गया है। तो इससे सरकार कह रही है कि आप जो फैक्ट्री लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो आप उत्पाद बनाकर निर्यात करिए। निर्यात पर आपको जो खर्च आएगा उस पर सब्सिडी देंगे। तो निर्यात बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
तो निश्चित तौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सामने कई चुनौतियां हैं। आज सबसे बड़ी चुनौती है श्रम सुधारों की। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है और 6 माह बाद हड़ताल हो जाती है तो उसका पूंजी फंस जाता है। तो भारत में सबसे बड़ा डर जो है श्रम नियमों को लेकर के है। अगर आपने किसी एक को एक बार नियुक्त कर लिया तो उसको निकालने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। आज भारत में पूंजी की समस्या नहीं है, खरीदार भी हैं, लेकिन श्रमिकों के साथ काम करना एक बड़ी समस्या है। दूसरी चुनौती है भूमि की उपलब्धता की। तो खासकर उपयुक्त जमीन की, जहां पर उत्पाद के परिवहन के लिए ट्रक उपलब्ध हो, तो एयरपोर्ट नजदीक हो और रेलवे की कनेक्टिविटी भी हो। तो भारत में लॉजिस्टिक की चुनौतियां भी है। तो ये देखिए कुछ कुछ चैलेंजेस के बारे में बताया गया कि श्रम नियम थोड़े यहाँ पर उस टाइप के हैं कि यहाँ पे एक बार नियुक्त हो गया कोई व्यक्ति तो उसे निकालना बहुत एक तरह से जटिल है। दूसरा पूंजी की समस्या है। तीसरा भूमि की उपलब्धता की समस्या है। चौथा लॉजिस्टिक कॉस्ट को लेकर के समस्या है, कनेक्टिविटी को लेकर के समस्या है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक तरह से चर्चा कर लिया कि और क्या क्या सुधार किया जा सकता है और हमने क्या क्या किया है। तो कुछ यहाँ पे डाटा दिया गया था कि 2014 में भी जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो योगदान था जीडीपी में 17% था, अभी भी है, लेकिन उस समय का जो 17% था वो हमारा जीडीपी 2 लाख करोड़ डॉलर का था। तो लगभग 35 अरब डॉलर हमारा पड़ रहा था। आज हमारा 50 अरब डॉलर के आसपास हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया है। 3.2 हमारा जीडीपी है उस हिसाब से। ठीक है, अगला देखते हैं इसी में विवेक देवराज जी का यहाँ पर लेख है। तो कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया पहल की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य अगली पीढ़ी के सुधारों को लागू करते हैं या नहीं। सुधार न करने वाले राज्य निवेश आकर्षित करने की चुनौतियों का सामना करेंगे। ठीक है, तो मेक इन इंडिया की ये विवेक देवराज जी का यहाँ पे आर्टिकल है। तो मेक इन इंडिया की मेक इन इंडिया की कई उपलब्धियों के बावजूद जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सेदारी नहीं बढ़ा है। यह चिंता की बात है। कई मोर्चे पर तरक्की के बावजूद ऐसी कई चुनौतियां बनी हुई है जो मेक इन इंडिया की संभावनाओं को पूरी तरह से ग्रहण करने में बाधक है। तो एक बड़ा जो बाधक है लॉजिस्टिक कॉस्ट को लेकर के है। भारतीय उत्पादों को वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों की तुलना में कम प्रतिस्पर्धी बनाती है। कहा जा रहा है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। ये क्या करता है, वियतनाम और मैक्सिको जैसे जो जो मैक्सिको जैसे जो उत्पाद है वहाँ से कम प्रतिस्पर्धी इसको बनाता है। तो जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी लंबे समय से 17% पर बना हुआ है। तो यह आंकड़ा 2025 तक मैन्युफैक्चरिंग की जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ाकर 25% तक करने से काफ़ी पीछे है। कहा जा रहा था कि 2025 तक हम यह आंकड़ा 25% तक लेकर चले जाएंगे, लेकिन अभी हम 17% पर ही अटके हुए हैं। तो इस पहल का लक्ष्य हमने ऊपर में चर्चा किया था कि 10 लाख नौकरियां भी सृजित करना था। और वहीं 2023 में मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले लोगों की संख्या गिरकर 3.57 करोड़ हो गई है, जबकि 2017 में मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वालों की संख्या 5.3 करोड़ थी। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ कहा जा रहा है कि 2022 तक तो हमारा लक्ष्य था कि 10 करोड़ हम नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सृजित करेंगे। यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। वहीं क्या हो गया कि 2023 में मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले लोगों की संख्या गिरकर लगभग 3.5 करोड़ हो गई, जबकि 2017 में यह 5 करोड़ के आसपास थी। तो इसके अलावा आयातित वस्तुओं पर निर्भरता एक बड़ा मुद्दा है। इससे स्थानीय उद्यमियों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है और उनके लिए ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना मुश्किल हो जाता है। तो केंद्र सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रक्रिया में सुधार और कारोबार में सुगमता को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन यहाँ पर राज्यों की भूमिका अहम हो जाती है। भारत में भूमि राज का विषय है। हमने ऊपर चर्चा किया था कि क्या क्या हमारे सामने चैलेंज था, उसमें एक भूमि भी था। तो भूमि राज का विषय है। तो मेक इन इंडिया की सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि राज्य इसके लिए जो जरूरी सुधार हैं उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं और नीतियों को कैसे लागू करते हैं। श्रम श्रम की भी हमने ऊपर चर्चा किया था। तो श्रम क्या समवर्ती सूची में है, तो इसका मतलब है कि श्रम सुधार को आगे बढ़ाने में केंद्र और राज्य दोनों की भूमिका है। तो श्रम सुधार राज्य सरकारों द्वारा लागू किए जाते हैं, वही श्रम सुधार जो है राज्य सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं। तो उदाहरण के लिए कई राज्यों में अब भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो है काफ़ी जटिल है। श्रम कानून भी काफ़ी कड़े हैं। इससे उद्यमी निवेश करने से हिचकते हैं और औद्योगिक विस्तार सीमित होता है। तो राज्य को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सरल बनाने और निवेश के अनुकूल नीतियां बनाने पर काम करना होगा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग की संभावनाओं को दोहन करने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करने के लिए कम लागत पर पूंजी की उपलब्धता बेहद अहम है। हालांकि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जैसे स्कीम में निवेश आकर्षित किया है, लेकिन बहुत से छोटे और मझोले उपक्रम को कम लागत पर पूंजी हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए देश में देश में एसएमई को मजबूत नेटवर्क जरूरी है। एमएसएमई का मजबूत नेटवर्क जरूरी है। विशेष वित्तीय उत्पाद, सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी स्कीम के जरिए एसएमई को आसान शर्तों पर कर्ज की उपलब्धता बढ़ाने से मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप पर फोकस करने वाले वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इकोसिस्टम को मजबूत करने से नवाचार और उभरते सेक्टर जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी और उन्नत मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ में तेजी आएगी। तो भारत को हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए शोध और विकास आर&डी में निवेश को बढ़ाना होगा। मौजूदा समय में जो आर&डी पे हमारा खर्च है जीडीपी का 1% से भी कम खर्च करता है। यह अमेरिका और चाइना जैसी तुलना में बहुत कम है। सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसे सेक्टर्स में आर&डी को बढ़ावा देने से भारतीय कंपनियां ऐसे उत्पाद विकसित कर पाए जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो ग्रीन और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर फोकस करने वाली इंडस्ट्री में आर&डी की गतिविधियों के लिए कर प्रोत्साहन का विस्तार करने से भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता और बेहतर होगी।
श्रम उत्पादकता को बेहतर बनाना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सतत ग्रोथ के लिए अहम है। तो भारत के पास श्रमिकों की बड़ी संख्या है, लेकिन श्रमिकों में इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से स्किल्स की कमी है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सरकार को कौशल विकास कार्यक्रमों को और प्रभावी तरीके से लागू करना होगा और इसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। इसके अलावा श्रम कानून को लचीला बनाकर श्रमिकों को काम का बेहतर माहौल उपलब्ध कहा जा रहा है कि श्रम कानून को लचीला बनाकर और श्रमिकों को काम का बेहतर माहौल उपलब्ध कराकर उत्पादकता को बढ़ाई जा सकती है। इससे वैश्विक कंपनियों भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए आकर्षित किया जा सकता है। मेक इन इंडिया पहल की सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर है कि क्या राज्य अगले पीढ़ी के सुधार को लागू कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कारोबार में सहूलियत को बेहतर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम जैसे उपक्रम उठाए। अब राज्यों की जिम्मेदारी है कि भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मोर्चे पर अहम सुधार को आगे बढ़ाकर केंद्र सरकार के प्रयासों को मजबूत दें। इन सुधारों को आगे न बढ़ाने वाले राज्य निवेश आकर्षित करने के मोर्चे पर संघर्ष करेंगे। तो राज्यों के लिए भी एक समस्या हो गया, यदि ऐसा सुधार ये नहीं करते हैं तो फिर उनके राज्य में निवेश कम आएगा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो पिछड़ा ही रहेगा। तो ये यहाँ पे हमने चर्चा किया है मैन्युफैक्चरिंग को क्षेत्र को लेकर के कि और जो समस्या है उसको हम किस तरह से उसका निदान कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से इसमें सजेशन दिए गए हैं। ठीक है, इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट जो हमारा है उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है कि हम किस तरह से हमारे जो उत्पाद है कम प्रतिस्पर्धी होते हैं। इसके अलावा नौकरियां हमारा सृजित करने का लक्ष्य था 10 करोड़, लेकिन यदि हम देखें तो 2017 में जहां हमारा मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले लोगों की संख्या थी 5 करोड़, वो 2023 में घटकर 3.5 करोड़ के आसपास हो गया। तो ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनने के लिए काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो राज्य के बारे में बताया गया है कि राज्यों को सुधार करना पड़ेगा, जिसमें भूमि और श्रम ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं जिन पे उनको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सरल बनाना होगा ताकि उनके यहाँ निवेश जो है अनुकूल रूप से हो सके। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग को दोहन करने के लिए एक तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करने के लिए पूंजी की उपलब्धता जरूरी है। पीएलआई स्कीम लाया गया, काफ़ी निवेश आकर्षित किया है। इसके अलावा छोटे और जो मझोले उपक्रम हैं उसको कम लागत पर पूंजी हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो इसके लिए इसके लिए हमें वित्तीय उत्पादों, सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी स्कीम के जरिए स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं उनको एक तरह से आसान शर्त पर कर्ज उपलब्ध कराना चाहिए। इससे क्या है कि उनका एक तरह से गतिविधि बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप पर फोकस करने वाले वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इकोसिस्टम को मजबूत करने से नवाचार और उभरते सेक्टर जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी, उन्नत मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ में तेजी आएगी। इसके अलावा R&D पे हमें खर्च करने की आवश्यकता है। सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जैसे जो सेक्टर्स है इसमें R&D को और विस्तार देने की आवश्यकता है। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे विस्तार से चर्चा किया। इसके अलावा स्किल्स को लेकर भी हमने चर्चा किया कि जो हमारे श्रमिक हैं कम स्किल्स हैं उनको अधिक स्किल देने की आवश्यकता है। अगली पीढ़ी को सुधार किस तरह से किया जाए इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं इसमें कि जो हमारी उपलब्धियां रही 2014 से लेकर 24 तक में और चुनौतियां हैं, इसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या है कि भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। भारत में पहले 2014 में केवल 2 फैक्ट्री थी, अब 200 से ज़्यादा मोबाइल फैक्ट्री यहाँ पे काम कर रही है। भारत में मोबाइल निर्यात जो है, भारत से जो मोबाइल निर्यात है लगभग 75% बढ़ा है। और पहले ये जो था 1500 करोड़ रुपये का हम निर्यात किए थे, अब हम 1.2 लाख करोड़ रुपये का लगभग निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, भारत में इस्तेमाल होने वाले 90% मोबाइल अब देश में ही बन रहा है। उसके अलावा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में छलांग लगाने की तैयारी है। सेमीकॉन इंडिया का भी उद्घाटन भी हुआ था और सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए भारत सरकार प्रयासरत है। इसमें भारत जो है इस क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हासिल किया है। 5 प्लांट लगाए जा रहे हैं जिनमें रोज 7 करोड़ से ज़्यादा चिप बनाए जाएंगे। तो केंद्र सरकार देश में सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम तैयार करने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी दी है, जिसके तहत 76,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। ठीक है, इसके अलावा पीएलआई योजना आया। इसके लिए पीएलआई के तहत लगभग 1.5 लाख रुपये का निवेश हुआ है। इससे देश में 8.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। फिर नई ऊंचाइयों पर रक्षा क्षेत्र भी बढ़ गया है। रक्षा क्षेत्र जो हमारा उत्पादन है लगभग 1,27,000 करोड़ रुपये के आसपास हो गया है, जो 10 साल पहले मात्र 500 करोड़ रुपये था। ठीक है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात के मोर्चे पर जो चुनौतियां हैं इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग में जीडीपी का हिस्सेदारी 17% था, अभी भी वही है। कुशल रोजगार में घटा मैन्युफैक्चरिंग। रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार कुल रोजगार में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई है। तो कुल रोजगार में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 11.6% था, जो घटकर 10.6%। वो हमने ऊपर भी चर्चा किया है। ठीक है, कि पहले हमारा 5 करोड़ के आसपास लगभग 2017 में जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कार्यरत थे, अब 3.5 करोड़ के आसपास है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के आंकड़े के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ने की रफ्तार सुस्त हुई है। दूसरा कि जो निर्यात बढ़ने की रफ्तार है वो हमारी थोड़ी सुस्त हुई है। ठीक है, और जैसे 2005-06 में 1 था, 15-16 में 1.6 और 23-24 में ये 1.8% है। तो ये हमारा थोड़ा सुस्ता को यहाँ पे दिखा रहा है।
तो इस तरह से जो चैलेंजेस हैं और जो हमारी उपलब्धियाँ हैं, इसके बारे में हमने यहाँ पे विस्तार से चर्चा कर लिया है। अगला हम जो टॉपिक देखते हैं वो है, तो मैन्युफैक्चरिंग का तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला जो हमारा है टॉपिक वो है खाद्य सुरक्षा को लेकर के था। तो जिसमें जिस तरह से स्वस्थ बीज से मजबूत वृक्ष बनता है, उसी तरह से स्वस्थ नागरिक ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। तो जब तक हमारे देश का हर नागरिक स्वस्थ और सशक्त नहीं होगा, हमारी प्रगति अधूरी रहेगी। हाल ही में एफएसएसआई द्वारा जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में केरल और तमिलनाडु को शीर्ष स्थान प्राप्त करना प्रशंसनीय है। इन राज्यों ने साबित किया है कि दृढ़ निश्चय और सुनियोजित प्रयास से कुछ भी असंभव नहीं है। किंतु सूचकांक में अंतर्निहित विषमता का एक कटु सत्य है, जो हमारे समक्ष एक चुनौती पेश करता है। खाद्य सुरक्षा का सवाल सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी है, हमारे सामाजिक ताने बाने का आधार है। जिस तरह से स्वास्थ्य विषय में मजबूत वृक्ष बनता है, उसी तरह से स्वस्थ नागरिक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। तो खाद्य सुरक्षा में निवेश वास्तव में हमारे उज्जवल भविष्य में निवेश है। यह न केवल बीमारियों को रोकता है, बल्कि राष्ट्रीय उत्पादकता को बढ़ाता है, तो स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च को कम करता है, जिसमें सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। और यह जिम्मेदारी शासन तक ही सीमित नहीं है, यह सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी अपेक्षित है। तो खाद्य उद्योग को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, जो इस श्रृंखला का रीढ़ है। तो बीज से लेकर थाली तक हर स्तर पर गुणवत्ता का ध्यान रखना जरूरी है। छोटा व्यापारी हो या बड़ा उद्योगपति, सभी को खाद्य सुरक्षा के मानक का पालन करना चाहिए। इसके लिए नियमित निरीक्षण और सख्त दंड व्यवस्था जरूरी है। इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना होगा। उन्हें समझना होगा कि सस्ता खाना हमेशा अच्छा नहीं होता और अच्छा खाना हमेशा महंगा नहीं होता। उन्हें गुणवत्ता से समझौता न करने का संकल्प लेना होगा। उपभोक्ताओं की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उनके त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बच्चों में स्कूल में खाद्य सुरक्षा सिखाई जानी चाहिए, ताकि वो अपने घरों में इसके संदेश वाहक बन सकें। असुरक्षित भोजन से सालाना 60 करोड़ लोग खाद्य जनित बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और 4,20,000 लोग उनकी मौत हो जाती है। तो कृत्रिम खाद्य रंग, आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें जैसे नए नए खतरे उभर रहे हैं। इनसे निपटने के लिए नियमों को निरंतर अपडेट करना होगा और नवीन शोध को प्रोत्साहित करना होगा। साथ ही ऐसे खाद्य व्यवसायों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं आरंभ की जानी चाहिए। तो ये खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके ऊपर हमने एक बहुत छोटा संक्षिप्त में यहाँ पे चर्चा किया। थोड़ा सा यहाँ पे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का जो आंकड़ा आया था, उसमें केरल और तमिलनाडु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हालांकि खाद्य सुरक्षा को लेकर के जो भी चैलेंजेस है, उसके ऊपर भी यहाँ पे थोड़ी चर्चा की गई है कि हमें जो आपूर्ति श्रृंखला है इसका और पूरा खाद्य सुरक्षा बीज से लेकर थाली तक पूरा हमें इस पर एक तरह से निगरानी और जागरूकता की आवश्यकता है। इसमें सिर्फ शासन की नहीं, बल्कि समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है और उपभोक्ता को अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए। इस तरह की यहाँ पे कुछ चर्चाएं की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का भारी होता पल रहा। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का, तो इस तरह का दावेदारी का समर्थन कई वर्षों से होता रहा है। जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को स्थायी सदस्यता के लिए काफ़ी डिमांड कर रहे हैं ये। ठीक है, तो इसी के ऊपर यहाँ पे कुछ चर्चा किया गया है। तो मैक्रोन ने समर्थन दिया है, चलो ठीक है, ये हमेशा देते रहे समर्थन। ऐसे ही 2 देश भी होने चाहिए जिन्हें अफ्रीका का प्रतिनिधित्व के लिए कहा जा रहा है कि जर्मनी, जापान, भारत और ब्राजील को परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। साथ ही 2 देश भी होने चाहिए जिन्हें अफ्रीका का प्रतिनिधित्व के लिए हम प्रशंसा करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान से दोस्ती और भारत विरोधी रुख के लिए चर्चित तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को झटका दिया। उन्होंने इस बार कश्मीर का जिक्र नहीं किया। 2019 के बाद पहली बार ऐसा हुआ। तो एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर के मुद्दे से किनारा किया। इससे लगता है कि सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए सहमति बढ़ रही है और प्रधानमंत्री मोदी के वैश्विक प्रभाव और सफल कूटनीति के परिप्रेक्ष्य में इसे देखा जाना चाहिए। भारत के संयुक्त राष्ट्र में भारी होते पल के संदर्भ में विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की ब्रिक्स का सदस्य देश बनना चाहता है। इसके लिए उसे भारत की मदद की जरूरत है। यदि भारत असहमति जताता है तो उसे सदस्यता मिलना मुश्किल है। तो ब्रिक्स में इस वक्त ब्रिक्स में कौन कौन है पता ही है, ब्राजील, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, दक्षिण अफ्रीका है। तो भारत इसमें प्रमुख सदस्य में है। तो तुर्की को नाटो देशों के समूह से भी बाहर निकाला जा सकता है, इसीलिए तुर्की ब्रिक्स देशों की सदस्यता चाहता है। तुर्की को डर है कि हो सकता है वो नाटो देश से उसको बाहर निकाल लिया जाए। तो तुर्की का एक मंशा है कि हम ब्रिक्स में शामिल हो जाएं। तो इसी कारण जो कश्मीर का मुद्दा है, इस बार उसने यूएन जो असेंबली था उसमें नहीं उठाया। तो भारत की दलील है कि 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 21वीं सदी के लक्ष्य पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है और इसमें समकालीन भू राजनीतिक वास्तविकताओं का एक प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इन्हें पता ही है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा 2 अस्थायी होते हैं 2 साल के लिए चुने जाते हैं। अस्थायी हमेशा के लिए होता है। इनमें से प्रत्येक के पास ऐसी शक्ति जिसका प्रयोग कर किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर वीटो लगाते हैं। तो भारत विश्व 21-22 में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था, किंतु दुनिया का जो वर्तमान परिदृश्य है उसे निपटने के लिए अस्थायी सदस्यों की संख्या दुनिया के हित साधने के लिए बढ़ाई जानी चाहिए। इसलिए मैक्रोन का कहना सुरक्षा परिषद में कामकाज के तरीके में बदलाव, सामूहिक अपराध के मामले, वीटो के अधिकार को सीमित करने और शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है, फैसले पर ध्यान देने की जरूरत है। मैक्रोन ने यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि वैश्विक शांति और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार आवश्यक है। तो सुधार प्रासंगिकता की कुंजी है। बकई इस समय वैश्विक संस्थाएं इसके अभाव में अपनी प्रासंगिकता खो रही है।
एंटियो गुटेरस जो है महासचिव, उन्होंने भी 15 सदस्य देश की सुरक्षा परिषद को पुरानी व्यवस्था का हिस्सा बताकर आलोचना किया था। तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि अगर इसकी संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता तो एक दिन इससे दुनिया का भरोसा उठ जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांतिप्रिय देश के संगठन के रूप में यूएन का गठन हुआ था। इसका मकसद भविष्य की पीढ़ी को युद्ध की विभीषिका से बचाना था, आतंकवाद से सुरक्षित रखना था, और उसमें सदस्यता कुछ देशों को मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें शशि थरूर की किताब का यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि 1953 के आसपास भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने उसे चीन को दे दिया। थरूर ने लिखा है कि भारतीय राजनयिकों ने वह फाइल देखी थी जिस पर नेहरू ने के इनकार का जिक्र है। अतः कहा जा सकता है कि नेहरू की भयंकर भूल और उदारता का नुकसान आज भारत उठा रहा है, जबकि उस समय अमेरिका भारत के पक्ष में था। तो भारत का 2 बार पाकिस्तान और 1 बार चाइना से युद्ध हो चुका है। इराक, अफगानिस्तान, अमेरिका और रूस का जबरन दखल के चलते युद्ध की ऐसी विभीषिका का शिकार हुए कि आज तक उभर नहीं पाए। तालिबान की आमद के बाद अफगानिस्तान में किस बेरहमी से विरोधियों और स्त्रियों को दंडित किया जा रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इजराइल, फिलिस्तीन, रशिया, अमेरिका के बीच संघर्ष लगातार जारी है। ये सब सारे मुद्दे देख ही रहे हैं कि यूएन सब जगह विफल हुआ। इस्लामिक देश में गृह कलह चल रहा है। उत्तरी कोरिया और पाकिस्तान बेखौफ परमाणु युद्ध की धमकी देता है। दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। साम्राज्यवादी नीतियों के क्रियान्वयन में लगा चीन किसी वैश्विक पंचायत का आदेश नहीं मानता है। तो इसका उदाहरण मसूद अजहर जैसे पाकिस्तानी आतंकी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के द्वारा जो चीन बार बार वीटो का इस्तेमाल कर रहा था, जबकि भारत विश्व में तो ये कहा जा रहा है कि पूरी तरह से जो यूएन है पूरी तरह से असफल होता हुआ दिख रहा है। किस तरह से अभी वैश्विक परिदृश्य चल रहा है आप देख रहे हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि भारत विश्व में जो शांति स्थापित करने के अभियान में एक अहम भूमिका निर्वाह करता है। इसके बावजूद भारत जो है दूसरा अब तो पहला हो गया, सबसे बड़ी आबादी और सामुदायिक बहुलता वाला देश है, और उसको अस्थायी सदस्यता मिलना ये यूएन को प्रासंगिक बनाएगा। तो भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, विश्व का हर 6ठा व्यक्ति भारतीय है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो कार्य पद्धति है उसको सुधार करने के लिए भारत के जो यूएन अस्थायी सदस्यता यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कहा जा रहा है सुधार से बढ़ेगी सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता। तो संयुक्त राष्ट्र की लचर और पक्षपाती भूमिका के चलते उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब सुरक्षा परिषद में सुधार नहीं किया गया तो यूएन पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएगा। 1945 से लेकर अब तक काफ़ी कुछ बदल चुका है, ये सब हमने चर्चा कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में से 2/3 से भी अधिक देशों ने सुरक्षा परिषद में सुधार और विस्तार के बारे में लिखित प्रस्ताव को मंजूरी 2015 में ही दिया था। इसके चलते अब यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे का अहम मुद्दा बन गया है। नतीजतन अब यह मसला एक तो सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करने वाले भारत जैसे चंद देश का मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों की सामूहिक कार्यसूची का भी प्रश्न बन गया है। यदि संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन होता है तो इसकी सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व को समतामूलक बनाए जाने की उम्मीद बढ़ जाएगी। सुरक्षा परिषद में अभी पश्चिम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण एशिया का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अतः सुधार किया जाता है तो इन देशों की भूमिका रेखांकित होगी। निर्विवाद एवं समतामूलक वैश्विक लक्ष्य साधने तो सुरक्षा परिषद में नई अस्थायी सदस्य की संख्या बढ़ानी होगी। संयुक्त राष्ट्र में इन प्रस्तावों को शामिल होना बड़ा कूटनीति उपलब्धि है, लेकिन परिणाम भारत और इसमें बदलाव की अपेक्षा रखने वाले देशों के पक्ष में आएगा, इसमें संदेह है। असमानता दूर करने के लिए, उचित प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने से जुड़े मामले पर लंबी चर्चा होगी। इसमें बहुमत से बनी सहमतियों को खारिज करने का अधिकार P5 देशों को है। ये देश किसी प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं तो यथास्थिति या टकराव बने रहेंगे। साथ ही यदि किसी नए देश को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य मिल भी जाती है तो यह प्रश्न भी कायम रहेगा कि उसे वीटो शक्ति दी जाती है या नहीं। हालांकि भारत कई दृष्टियों से न केवल सुरक्षा परिषद में हैसियत रखता है अस्थायी सदस्यता का, बल्कि वीटो शक्ति हासिल करने की पात्रता भी इसमें है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनिसेफ और शांति सेना जैसे संगठन काम करते हैं। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देशों ने अभी इन्हें हाईजैक किया हुआ है, अतः इन देशों की ताकत के आगे ये संगठन नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लेख था, यूएन में सुधार की किस तरह की आवश्यकता है और खुद यूएन की प्रासंगिकता के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगला पीएम सूर्य घर योजना के बारे में हम चर्चा करेंगे। पीएम सूर्य घर योजना ये भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा, और ये हालांकि ये बेसिकली उत्तर प्रदेश को लेकर दिया गया है, लेकिन पीएम सूर्य घर योजना का सरकार द्वारा काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे क्या है, उपभोक्ता को बेहद कम धनराशि में एक प्रकार से निःशुल्क बिजली की गारंटी दी जा रही है, और अनुदान 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगवाने के लिए ये उत्तर प्रदेश का है। ये पीएम सूर्य घर योजना से उपभोक्ताओं को लगभग निःशुल्क बिजली तो मिलेगी ही, लेकिन इसके लिए अन्य फायदे भी हैं। उपभोक्ताओं को बिजली की बार आवाजाही से राहत मिलेगी। यह देश का 0 कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की प्राप्ति में बड़ा योगदान देगा। इस समय पूरे विश्व कार्बन उत्सर्जन के दुष्प्रभाव को लेकर चिंतित है, और इस चिंता का एक अहम समाधान अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता को बढ़ाना है। तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश इसमें बड़ा योगदान करने के लिए तैयार है, किंतु जिस संख्या में पैनल लगाए गए हैं उसमें और अभी तेजी लाने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों को समुद्री सुरक्षा का प्रशिक्षण देगा भारत। तो क्वाड के तहत समुद्री सुरक्षा को लेकर 2 बड़े आयोजन भारत में होंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामक गतिविधियों की काट की तैयारी में है। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अगर चीन की गतिविधियां लगातार आक्रामक बनी हुई है तो इसको काटने को लेकर भी क्वाड रणनीति बना रहा है, और यह साफ हो गया कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अब ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाएगा।
आगे आने वाले दिन में भारत की अगुवाई में 2 ऐसे आयोजन होने जा रहे हैं जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों की समुद्री सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा। तो पहले आयोजन के तहत हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड साझेदार देशों को अपने जल क्षेत्र की निगरानी करने के लिए तैयार किया जाएगा और साथ ही उन्हें समुद्री सीमाओं से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून से अवगत कराया जाएगा ताकि ये देश वैश्विक मंच पर अपने हितों की रक्षा कर सके। दूसरा आयोजन हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझेदार देशों के बंदरगाहों के बीच तालमेल बढ़ाने और इनके ढांचागत स्थिति को मजबूत करने को लेकर है। तो दो यहाँ पे किया जा रहा है, एक तो क्वाड साझेदार देशों के साथ जल क्षेत्र की निगरानी करने के लिए तैयार किया जाएगा, दूसरा बंदरगाहों के बीच तालमेल बढ़ाया जाएगा। तो इसके अलावा अमेरिकी तटरक्षक, जापानी तटरक्षक, ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल, भारतीय तटरक्षक की 2025 में पहली बार क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वेशन मिशन भी शुरू होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर मिशन की तैयारी हो रही है। तो अधिकारियों ने बताया कि यह एक बहुत ही व्यापक मिशन होगा जिसके तहत क्वाड देश व इनके साझेदारों के बीच समुद्री संपर्क मजबूत किया जाएगा। इस तरह के मिशन में क्वाड के चारों देश के अलावा दूसरे सहयोगी देश भी शामिल होंगे। यह मिशन इस माह के क्वाड शिखर सम्मेलन की घोषित इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट परियोजना के समानांतर होगा। तो इस माह जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था यूएसए में, तो उसमें घोषित इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट आईपी हो गया एलएनपी, लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट परियोजना का समानांतर होगा। लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट परियोजना में सभी सदस्य देशों की एयरलिफ्ट करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। यहाँ एयरलिफ्ट क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसका बड़ा फायदा प्राकृतिक आपदाओं में उठाया जा सकेगा। इन उद्देश्यों से भारत में मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक की पहले कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। तो भारत में क्या है, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग MIT, ठीक है, इन इंडो पैसिफिक, MIT इन इंडो पैसिफिक का कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। इसके तहत सदस्य देशों के साथ साझेदार देश को कानून सम्मत समुद्री व्यवस्था को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्वाड देश लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र को कानून सम्मत व सभी देशों के लिए एक समान अवसर बनाने वाली की मांग करते हैं। इन देशों का कहना है कि चीन संयुक्त राष्ट्र के तहत किए गए समुद्री कानून पर समझौता UN क्लॉज का पालन नहीं करता है। कहा जा रहा है कि चीन जो है संयुक्त राष्ट्र के तहत जो समुद्री कानून है उस UN क्लॉज का पालन नहीं करता है। UN क्लॉज के तहत फिलीपींस व चीन के बीच समुद्री सीमा को लेकर विवाद जारी है और उसमें उस विवाद पर फैसले फिलीपींस के पक्ष में आया था 2016 में, लेकिन चीन इसे स्वीकार नहीं किया। तो उस प्रशिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाने के बाद भारत ने अपने यहाँ पहला क्वाड क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन आयोजित करने की हामी भर दी है। तो यहाँ पर पहला क्वाड क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन आयोजित होगा। इस नई साझेदारी के माध्यम से क्वाड व इसके साझेदार देश के बीच परस्पर समन्वय बनाया जाएगा, सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था मजबूत होगी, हिंद प्रशांत क्षेत्र में विश्वस्तरीय बंदरगाहों के निर्माण का काम होगा। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे क्वाड को लेकर के यहाँ पे हमने चर्चा किया। इसमें कोर पॉइंट जो था उसमें एक तो था जल क्षेत्र में निगरानी के लिए एक आयोजन होगा, दूसरा जो आयोजन होगा वो बंदरगाहों के लिए होगा, ठीक है। इसके अलावा 2025 में पहली बार क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन शुरू होगा। इसके तहत जो स्क्वाड के चारों देश हैं वो इसमें शामिल होंगे और यह इसमें व्यापक एक तरह से व्यापक मिशन होगा और इसमें अन्य सहयोगी देश भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तीसरा अब अगला जो है इसमें इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट परियोजना भी एक चल रहा है, यहाँ पे इसकी हमारी एक जानकारी प्राप्त हुई। फिर लॉजिस्टिक नेटवर्क परियोजना है, उसमें सदस्य देश को एयरलिफ्ट करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा, लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, प्राकृतिक आपदा में इसका फायदा उठाया जाएगा। फिर अगला है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक, इसका कार्यशाला आयोजन होगा, उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा समुद्री व्यवस्था को लेकर के। इसके अलावा UN क्लॉज के बारे में यहाँ पे चर्चा किया, उसका एक जो पक्ष है कि किस तरह से फिलीपींस और चाइना को विवाद में लेकर को फिलीपींस पक्ष में डिसीजन दिया गया लेकिन चाइना से स्वीकार नहीं करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कई सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमें जानने को मिले। क्वाड क्षेत्रीय बंदरगाह और परिवहन सम्मेलन भारत आयोजित करेगा, ये भी हमने यहाँ पे चर्चा किया है। तो इस तरह से आज का जो हमारा आज का जो हमारा एडिटोरियल और न्यूज़ है वो हमारा पूरा कंप्लीट होता है। हम कल किसी अन्य टॉपिक के साथ हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसे कमेंट में थोड़ा बताइए और कुछ सजेस्ट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।